सभी डिजिलर को मेरा प्यार है। नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डाटाबेस हैकिंग के बारे में समझाना चाहता हूँ, जिसमें स्पेशली एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जीडीपीआर कॉम्प्लायंस के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जो लोग काम कर रहे होंगे, अगर वो देख रहे होंगे वो तो इसके इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से समझते हैं। पर बहुत से फ्रेशर और स्टूडेंट जब किसी IT ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें जीडीपीआर के बारे में नहीं आइडिया होता, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी को पता होना चाहिए। तो एसक्यूएल इंजेक्शन डाटाबेस हैकिंग कैसे होती है उसको यूज़ करके और जीडीपीआर कॉम्प्लायंस के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों में मोस्टली लोग डाटाबेस के बारे में जानते होंगे, पर स्पेशली डाटाबेस देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जो एज एन फॉर्म ऑफ डाटा आप स्टोर करते हैं मेमोरी में, और वो आपके लोकल मोबाइल में हो सकती है, लोकल आपके लैपटॉप में हो सकती है, या किसी रिमोट पीसी पे या लैपटॉप पे हो सकती है, जिसे आप सर्वर भी कह सकते हैं। वो डाटा को परमानेंट किस तरीके से स्टोर करते हैं उसके लिए ऑलरेडी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या नॉट ओनली सीक्वल डाटाबेस टाइप से डाटाबेस बनाए गए हैं। इनके बारे में डिटेल ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं या नॉट ओनली सीक्वल डाटाबेस होते हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो स्पेशली देखिए अभी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी डाटा अगर आपके एप्लीकेशन में स्टोर करना है, परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना है, कभी भी आप उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे नहीं है, आप उसको हमेशा प्रेफर करेंगे डाटाबेस में सेव करने के लिए। तो इवन अगर आप कोई क्रेडेंशियल का भी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हैं तो आईडी पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन होता है किसी भी एप्लीकेशन में, वो भी आप डाटाबेस के थ्रू ही करेंगे। भले ही आप उसमें एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव करें या सीधे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करें, लेकिन स्टोर हमेशा डाटाबेस में करेंगे, क्योंकि आपने जो लॉजिक लिख रखा होगा वो डाटाबेस में जाके ही उसको सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि ये करेक्ट आईडी पासवर्ड इसकी क्या है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके डाटाबेस का एक्सेस किसी को मिल जाता है तो उसको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हेल्थ से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डाटा है जो आपके डाटाबेस में हो सकते हैं, किसी पेशेंट से रिलेटेड उनका यूसेज हो सकता है। हम अगर एंड्रॉयड की बात करें या आईफोन की बात करें तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपने मोबाइल में बना रखे होंगे, वो सारे कॉन्टैक्ट्स का डाटा भी आपके किसी न किसी डाटाबेस में सेव होता है, चाहे वो लोकल डाटाबेस हो या आपके क्लाउड के डाटाबेस में हो। और वो डाटा भी अगर किसी ने रिट्रीव कर लिया किसी तरीके से, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड मिल जाती है। तो आजकल आप वैसे भी जानते ही होंगे कि डाटा का बिजनेस ऑलरेडी सेल आउट करने के लिए इलीगल वे में कितना ज़्यादा इनफेमस तरीके से पॉपुलर है, और बहुत बड़ा एक ग्रैंड बिजनेस है। और नोइंगली अननोइंगली हम लोग भी अपना डाटा कहीं ना कहीं रिवील कर देते हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, जो कि हमें बाद में पता लगता है कि उसकी वजह से हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ता है, चाहे फाइनेंशियल अगर हम बात करें, चाहे करियर वाइज बात करें, चाहे पर्सनल रिलेटेड चीज़ों में बात करें। ठीक है, तो डाटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, और डाटा ही अगर आपका डाटाबेस में सेव होता है तो डाटाबेस की हैकिंग अगर किसी तरीके से रोकी जा सकती है तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट नहीं है। फर्स्ट मोस्ट प्रियोरिटी अगर आपकी एप्लीकेशन में होनी चाहिए तो डाटाबेस के डाटा को किसी भी तरीके से आपको हमेशा हैकिंग से बचाने के लिए होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो डाटाबेस की हैकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस फॉलो होता है वो होता है सीक्वल इंजेक्शन का। सीक्वल इंजेक्शन के बारे में समझते हैं, उसके पहले सीक्वल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, डाटाबेस में अगर आपका कोई डाटा सेव है तो उसको आप रिट्रीव कैसे करेंगे या मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बनाएगी। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं आप एक दूसरे से, या हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर से अगर आपको कोई भी काम कराना है, जो भी हार्डवेयर से उसमें कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन कराना है, तो कोई ना कोई उसमें प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनता है, उनका लैंग्वेजेस का यूज़ करके बनता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके बनता है। जैसे मे बी असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी होती है लैंग्वेज फटाफट, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को सीखना बहुत टफ होता था। तो उसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएगी, जैसे जावा हो गई, डॉटनेट हो गई, या कोई C++ हो गई। ठीक है, जो आसान थे हमारे, जिसके सिंटैक्सेस वगैरह सीख के इस तरीके से फॉर्मेट में लिखेंगे, वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में और फिर वो हार्डवेयर में एग्जीक्यूशन होता है। उसी तरीके से डाटाबेस से अगर हमें कोई डाटा को रीड करना है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज बनाएगी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें जैसे अगर आप लिखते हैं कि कोई टेबल फॉर्मेट
फॉर्मेट में सारा डाटा आपने रखा हुआ है, जैसे एक्सेल में आप डाटा मेंटेन करते हैं, तो उस एक्सेल में डाटा में किसी रो या कॉलम का डाटा आपको लेना है, तो सिंपली आप सेलेक्ट और वो आई मीन कॉलम का नेम देंगे या फिर उसका नाम देंगे और फ्रॉम जो भी टेबल नाम देंगे, तो उससे आपको इंपॉर्टेंट जो भी डाटा उसमें सेव होगा वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉडिफाई भी करना है तो अपडेट करके उसके कमांड होते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के उसके कमांड है, बहुत बेसिक तरीके से कमांड है जो कोई भी सीख सकता है। तो उसके लिए टूल होगा, जो भी डाटाबेस आप यूज़ करेंगे, जैसे माई सीक्वल यूज़ करेंगे, मे बी सीक्वल सर्वर यूज़ करेंगे आप, ठीक है, तो वो लोग खुद ही टूल एक यूआई इंटरफेस टाइप से प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज फॉर्मेट में डाटा को टाइप कर सकते हैं और उस डाटा को ले सकते हैं। तो ये तो आप मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन कोड के थ्रू भी ये चीज़ें होती है। अगर कोड के थ्रू मान लीजिए स्क्रीन में कोई डाटा प्रिंट करना है और डाटाबेस से डाटा उठाना है, तो जो कोड आप लिखेंगे, चाहे वो जावा पाइथन किसी में भी लिखेंगे, वो सीक्वल लैंग्वेज आप पास करेंगे डाटाबेस को, उससे रिजल्ट जो आएगा फिर आप वो कैसे डिस्प्ले करना है वो आपके ऊपर होता है, तो वो भी सीक्वल फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, तो ये सीक्वल के बारे में होगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, अगर हमें डाटाबेस से कोई भी डाटा मॉडिफाई करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या रिट्रीव करना है, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सिक्वल का, चाहे कोड के थ्रू हो चाहे मैनुअल हो। तो कोड के थ्रू आप एप्लीकेशन में लिखते हैं, इसका मतलब अगर कोई ऐसी सिक्वल इंफॉर्मेशन सिक्वल के थ्रू इंपॉर्टेंट डाटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करी जा सकती है, अगर इसको हैक कर लें, जिसमें कि जैसे आपने इस तरीके से एप्लीकेशन बना रखी है कि उसमें सिर्फ 2 या 3 इंपॉर्टेंट डाटा जाते हो, लेकिन किसी तरीके से सिक्वल को ऐसे मॉडिफाई किया गया कि सारा का सारा डाटा आपका रिट्रीव होकर एप्लीकेशन के टॉप मोस्ट फ्रंट पेज पे आ गया है। तो यही आपका डाटा आपका आई मीन तो यही आपका डाटा लॉस हो गया एक तरीके से, क्योंकि जो भी डाटा आप नहीं चाहते तो उससे भी ज़्यादा डाटा आपके यूजर्स के पास चला गया। तो ये हैकर्स यही करते हैं, जिसको एसक्यूएल इंजेक्शन काम करते हैं, मतलब सीक्वल को इस तरीके से फॉर्मेट करके भेजना फॉर्म के थ्रू। अगर आपने मान लीजिए कोई एक फॉर्म बनाया हुआ, लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, उसमें आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रशांत मालविया जो भी डालते हैं, तो उसके बाद वो चला जाता है वैल्यू, लेकिन वो ना डाल के स्पेशल सिंबल डालेंगे। हो सकता है वो करप्ट होकर डाटा कुछ और इनपुट लेके आए, जो कि हैकर्स के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। और इसलिए PHP या ASP.NET बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे सिक्वल इंजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये अगर आप डाटा परसेंटेज के बेसिस पे निकालेंगे, तो ये दोनों एप्लीकेशंस का डाटा बहुत ज़्यादा आता है आई मीन सिक्वल इंजेक्शन हैकिंग में। हालांकि ऐसा नहीं है कि जावा वगैरह या किसी और चीज़ में नहीं हो सकता है, पर उनका परसेंटेज कम है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको हैंडल करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं जो ज़्यादातर डेवलपर्स फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिक्वल इंजेक्शन, मतलब किस तरीके से आप सिक्वल को मॉडिफाई करके ऐसे भेजेंगे कि आपका सबको पता है कि एप्लीकेशन डाटाबेस से ही डाटा लाने वाला है, पर जो एक्चुअल में डाटा चाहिए था उसको ना लाके वो उससे ज़्यादा डाटा ले आता है। तो वो अननेसेसरी रिजल्ट जो यूजर्स के पास या हैकर के पास पहुंच जाएगा, उसको वो किस तरीके से मैनिपुलेट करके और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्वल इंजेक्शन। ठीक है, तो किस तरीके से ये आई मीन मेन इंटेंशन क्या होता है वो तो आपको समझ में आ ही गया है कि आपका डाटाबेस का सारा डाटा वो एज एन डंप लेना चाहते हैं, किसी डाटाबेस का कंटेंट हो सकता है मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो जो आप सही डाटा समझ रहे हो वो डाटा सही ना होकर गलत भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और आई मीन इसमें फाइल भी इंक्लूजन करा जा सकता है, इसलिए सिक्वल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि आप बाइनरी फॉर्मेट में हो सकता है कोई डाटा को सेव कर रहे हो फाइल को, तो वो बाइनरी फॉर्मेट में इमेजेस होगी, वीडियोस होगी, उसको भी मैनिपुलेट करके अपडेट कर सकता है हैकर। ठीक है, तो एडमिन का भी एक्सेस हो सकता है, वो जब उसको यूज़र आईडी पासवर्ड का मान लीजिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा टेबल का डाटा मिल जाएगा, तो वो देन एज एन एडमिन भी एक्ट कर सकता है ना। एज एन एडमिन एक्ट करने लगा तो वो तो आपकी एप्लीकेशन का पूरा ओनर ही बन गया, कुछ भी कर सकता है। तो ये मैन वन ऑफ द सबसे मोस्ट डेंजरस अटैक्स में से एक होता है, और इसको आपको अवॉइड करने के लिए बहुत चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और क्यों ये डेंजरस है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, लेकिन बहुत से अच्छे अच्छे प्रोसेस, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे याहू की बात करें, गूगल बात करें, वो सभी फॉलो करने के बाद कई बार इसको प्रिवेंट नहीं कर पाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें डेवलपर जो कोडिंग कर रहा है वहाँ पे आपका रिगरस प्रोसेस या चेकलिस्ट वगैरह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जरा सी भी चीज़ कोई मिस होती है, तो कोई अगर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैकर्स है तो वो उसका कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एडवांटेज ले सकता है। ठीक है, तो एक और चीज़ होती है इसमें, आई मीन कई लोग कई बार क्या करते हैं कि कुछ PHP बेस्ड ऐसी वेबसाइट होती है, वहाँ पे PHP की सेल स्क्रिप्ट वगैरह अपलोड कर देते हैं, उससे हैकिंग करने की जरूरत करते हैं। पर सिक्वल इंजेक्शन में क्या है कि आपको डाटाबेस का ही पूरा एक्सेस मिल गया, तो किसी भी तरीके से फाइल आप कर सकते हैं, तो वो उससे और ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी जो भी डाटाबेस में सेव है, अगर कोई ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे किसी प्रोडक्ट या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन
इंडस्ट्रीज़ का आपने डाटा उठा लिया। जैसे कई आपने सुने होंगे रिसेंट हैकिंग के केसेस, जैसे कुछ समय पहले एयर इंडिया का सारा डाटा आई मीन हैक हो गया था, ठीक है? तो वैसे भी कई चीज़ें हैं जो हो जाती हैं और वो किस तरीके से कहाँ डार्क वेब में गई किसी को इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं है, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में जानना और उसको प्रिवेंट करने के लिए आई मीन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आपको एक्शन लेने के लिए, ठीक है? तो ये कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, पर उसको प्रिवेंट करने के बारे में थोड़ा-सा और समझते हैं एक बार कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए प्रिवेंट करने के लिए इन जनरल डेफिनेटली चेकलिस्ट होनी चाहिए, कोड रिव्यू प्रॉपर होना चाहिए। एक जो आप जे यूनिट टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं सेलेनियम वगैरह को फॉलो करके वहाँ पे निगेटिव टेस्ट केसेस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? आप उसको फेल करने की कोशिश करिए। जब आप फेल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे सिनेरियोस मिलेंगे जहाँ पे गलत रिजल्ट्स आते हैं वापस, और वहीं पे आप सीक्वेंस इंजेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाइए कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी एक्सेस उसमें ना हो। नो वन ट्रस्ट नो वन जो आर्किटेक्चर होता है उसमें किसी को भी ना हो, और प्रॉपर जब तक प्रिविलेज डिफाइन ना हो तब तक उसको कोई और आई मीन एक्सेस नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन में, ठीक है? आपके जो भी सर्वर्स के सॉफ्टवेयर्स हैं हमेशा उसको प्रॉपर्ली जो भी लेटेस्ट पैचिंग के लिए आया है उसको लेटेस्ट पैचिंग ज़रूर करना है। जैसे कुछ समय पहले की बात आप याद करिए, एक जो रैनसमवेयर चला था बहुत ज़्यादा आई मीन उसने ट्रबलसम किया था, जो एटीएम्स वगैरह की मशीन पुराने विंडोज़ के सिस्टम पे थे, उन सभी में ये सबसे मेन प्रॉब्लम आई थी जिसमें वो लॉक कर दिया था, सारा डाटा को लॉक कर दिया था और रैनसमवेयर मांगा गया था। तो इमीडिएटली विंडोज़ ने अपने पैचेस रिलीज़ किए थे जिनको इमीडिएटली करने के बाद वो रैनसमवेयर इनएक्टिवेट हो गया था, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से अगर एक बार लॉक हो गए तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले से आपको प्रिवेंशन लेना है तो उसके लिए हमेशा अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को चाहे किसी भी सर्वर्स को अपडेट और पैचिंग ज़रूर इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फायरवॉल एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैचिंग से भी पहले एक्ट करेगी चीज़, है ना? इसमें आप प्रॉपर्ली रूल डिफाइन कर सकते हैं कि किसको मेरे सर्वर तक अंदर आने का एक्सेस है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें सारे रूल आप फायरवॉल में डिफाइन कर सकते हैं। कीप योर सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब ये है कि चाहे जितने भी आप बड़े बॉन्ड हो आपको सारे सीक्रेट पता हो, लेकिन उसको सीक्रेटली ही रखिए अपने पास में, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना ही आप अपना नुकसान करेंगे वरना हो सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी सपोर्ट टीम से कहिए कि डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंट इंटरवल के बेसिस पे जो भी सीक्वल स्टेटमेंट आपकी एप्लीकेशंस में यूज़ हुए उनको मॉनिटर करें प्रॉपर्ली, उनका रिजल्ट्स देखें और लॉग्स प्रॉपर्ली चेक करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमेशा आपको सीक्वल इंजेक्शन से या किसी बड़े हार्म से बचाने के लिए आपकी खुद की एप्लीकेशन और आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं ये होता कैसे है, ठीक है? तो एक देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक टूल है सीक्वल मैप। सीक्वल मैप टूल होता है काली लिनक्स के अंदर में, जिसका यूज़ किया जाता है सीक्वल इंजेक्शन करने के लिए। वैसे तो ज़रूरत कई बार बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो इतनी कमज़ोर होती हैं कि सिंपल जो उनका फॉर्म बना उनमें कोई वैलिडेशंस वगैरह भी नहीं है, ना ही क्लाइंट साइड ना सर्वर साइड में। तो वो तो यूज़र को भी पता है कि किस तरीके से हम वहाँ पे कुछ क्वेरीज अगर मॉडिफाई करके डालते हैं जिससे रिजल्ट प्रॉपर आ सकता है। जैसे ये मान लीजिए आप देखें कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर नेम, इस तरीके के वो क्वेरी डिफाइन या फॉर्मेट करना चाहता है फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो इस कंडीशन को डाटाबेस ट्रू मान के जो भी रिजल्ट आएगा वो सारा वापस कर दे रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से भी हैकिंग हो जाती है। इसी को सीक्वल इंजेक्शन कहते हैं कि आप किस तरीके से सीक्वल को फॉर्मेट कर रहे हैं और वहाँ पे क्या डाटाबेस रिजल्ट दे रहा है वापस, वो जो प्रॉपर रिजल्ट होना चाहिए आई मीन मे बी मान लीजिए 10 का सबसेट 2 ही वापस जाना चाहिए, वो 2 वापस ना करके 10 का 10 वापस कर देना है, तो वो एक सीक्वल इंजेक्शन के थ्रू ही हुआ है। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा सीक्वल मैप टूल भी होता है, क्योंकि ये जो टूल है ये ऑटोमेटिकली हेल्प करता है किसी भी यूआरएल में फाइंड आउट करने के लिए वल्नरेबिलिटीज, है ना? वो वल्नरेबिलिटीज एक बार पता लग जाती है हैकर को तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ सीक्वल का फॉर्मेट बना के वो सारा हैकिंग कर लेता है। और कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैं आपको इस यूआरएल के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक वल्नरेबल वेबसाइट है जहाँ पे आप टेस्टिंग करते हैं, इससे सीक्वल से रिलेटेड सीखने के लिए सीक्वल इंजेक्शन को सीखना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैट इज इक्वल टू 1 करेंगे तो कैटेगरी 1 से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। कैट इज इक्वल टू स्टार कर देंगे तो सारे के सारे कैटेगरी आपको डिफाइन हो जाएंगे। इसके ऊपर देख लेते हैं। तो ये वो साइट है जिसमें आप जाके अगर आप सीक्वल इंजेक्शन वगैरह को टेस्ट करना चाहते हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कैसे आप टेस्ट करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए ये जो साइट है इसमें तो आप जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप काली लिनक्स में जाइए। वहाँ पे आप सीक्वल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, पर नहीं अगर इंस्टॉल्ड है तो ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सीक्वल मैप है खाली, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसका सीक्वल मैप जब
एच आप करेंगे और उसके बाद यूआरएल की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो डीबीएस का मतलब ये है कि उसमें जितने भी डाटाबेस डिफाइंड होंगे वो सारे डाटाबेस आ जाएंगे। टेबल्स का मतलब ये कि जो भी टेबल डिफाइंड होंगे वो टेबल आ जाएंगे। कॉलम का मतलब ये है कि जो भी कॉलम होंगे वो कॉलम डिफाइंड हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी वल्नरेबल साइट है, इस वजह से इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आना यहाँ पे आई मीन मिल सकती है आपको, जो कि सिक्वल मैप आपको हेल्प करेगा फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ वो वल्नरेबल है कि नहीं है। तो एक बार यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं इस यूआरएल का नाम यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। इस यूआरएल का नाम डालने के बाद अगर मैं डीबीएस कैटेगरी को डालता हूँ, टेबल कैटेगरी को डालता हूँ, तो देखिए सारी टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कॉलम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी SQL Kali लिनक्स टूल में मिल गई है। तो जब एक बार मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो इससे रिलेटेड मैं सारे आई मीन जो उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है मैं उसको भी सारी इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकता हूँ SQL मैप टूल के साथ में। तो मान लीजिए किसी टेबल में यूजर्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे ये यूजर्स वाले टेबल देख रहे हैं, इसमें यूजर आईडी के पासवर्ड वगैरह सब कुछ स्टोर है, तो मेरे को सारी आईडी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन होगी जिसके थ्रू मैं उसमें लॉगिन कर सकता हूँ। और लॉगिन करने के बाद मैं जो भी चाहूँ वो सारी चीज़ें एज एन एडमिन उसमें ऐड करके आई मीन कर सकता हूँ। ऊपर से सारा डाटा भी मेरे पास आ चुका है जिसको मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ किसी भी CSV फाइल में या टेक्स्ट फाइल में। और उसके बाद ये डिपेंड करता है हैकर के ऊपर कि वो कैसे उसको यूटिलाइजेशन करना चाहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब बहुत ही आसान तरीका है एक तरीके से SQL इंजेक्शन करने का। अगर आपकी साइट वल्नरेबल है तो जो तरीके आपको बताएं अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो रिगरस टेस्टिंग आपको बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई ऐसे पैचिंग या फायरवॉल वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन है, उन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सीक्वल्स यूज़ होते हैं आपके उसमें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि पैरामीटराइज एक तरीके से सीक्वल स्टेटमेंट भी यूज़ करनी चाहिए। मतलब उसका ये है कि जैसे आप जो क्वेश्चन मार्क वगैरह जब डिफाइन करते हैं कोडिंग के थ्रू आप सीक्वल को कॉल करना चाहते हैं, तो जो वैल्यूज़ फॉर्म से आपके उसमें जा रही है ऑलरेडी फिलअप हो रही सीक्वल में, वहाँ पे पहले से आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा कि कोई स्पेशल सिंबल वगैरह यूज़ तो नहीं है, या फिर जो उसका रिजल्ट है वो प्रॉपरली उतना ही रिजल्ट जा रहा है जो रिजल्ट उसके लिए एक्सपेक्टेड है, ना कि उससे ज़्यादा रिजल्ट जा रहा है। तो ये आपको चीज़ें जो भी सीक्वल जितने भी फॉर्मेट में आप नेगेटिव टेस्टिंग करके बना सकते हैं वही आपको प्रिवेंट कर सकती है सीक्वल इंजेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है। तो एक बार GDPR की भी बातें कर सकते हैं। GDPR देखिए ये यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले बनाया था, जिसका मतलब ये है कि ग्लोबल डाटा प्राइवेसी रेगुलेशन, ठीक है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे आजकल जानते हैं जैसे इंडिया में तो देखिए कितने लोगों का डाटा किस तरीके से रिवील हो रखा है, कितने लोगों के पास उसका डाटा पड़ा हुआ है, कितनी आपको फेक कॉल्स आती हैं डेली बेसिस पे। अगर आप किसी का लोन भी लेते हैं या फिर फाइनेंशियल कुछ चीज़ें करते हैं तो आपको कितनी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉल्स आती हैं जो अननेसेसरी कॉल आती है। मे बी अगर आपने रियल इस्टेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आपको उनसे डीलर के कॉल आने लग जाते हैं। कैसे इन्फॉर्मेशन इतनी रिवील हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप अमेजॉन फेसबुक वगैरह में जाके आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप देखिए कि किसी और इंस्टाग्राम में आप जाएंगे तो उसका ऐड आपको आने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो हमारी हमेशा ही स्टील हो रही है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ रिसेंटली आई मीन रूल लाने जा रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही होंगे जैसे GDPR में। तो यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले ये फॉलो किया था कि किसी भी पर्सन की ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करती है जिससे वो पर्सन खुद आइडेंटिफाई हो सकता है, मतलब आप उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं, तो वो उसका पर्सनल डाटा है। और उसमें पर्सनल डाटा और सेंसिटिव डाटा से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन किया है। अगर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो सेंसिटिव डाटा, उसका फाइनेंशियल रिलेटेड डाटा सेंसिटिव डाटा है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह ये सब पर्सनल डाटा है जिससे आप उस तक पहुंच सकते हैं। कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अगर आधार नंबर वगैरह है, वो उसका पर्सनल डाटा जिससे आप उस तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसे डाटा को सेव करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप यूज़र का कंसेंट लें प्लस इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहें। अगर आपके वहाँ पे कोई सपोर्ट टीम भी उस डाटाबेस का एक्सेस करती है तो वो भी डाटा उसको रीड नहीं कर सके, इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर आपको इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, अगर ऐसा लगता है कि आपने जो डाटा है आपने यूरोपियन यूनियन के जो यूज़र्स हैं या कस्टमर उनके डाटा का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है या उसका प्रॉपर्ली आपने प्रोटेक्शन नहीं किया हुआ है, तो जो भी उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल रेवेन्यू होगा उसके ऊपर 4% फाइन यूरोपियन यूनियन लेगी, जो कि ह्यूज नंबर होता है, ठीक है। इसी वजह से ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन होने लग गया था हर IT इंडस्ट्री में या उनके कस्टमर में इम्प्लीमेंटेशन होने लग गया था। और यूरोपियन यूनियन के बाद से सारे कई मेजर जो जैसे यूनाइटेड स्टेट की बात करें, UK की बात करें, उन सभी लोगों ने इन सब चीज़ें रूल्स को इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जब तक यूज़र का कंसेंट नहीं होगा तब तक तो डाटा वैसे भी सेव नहीं होना है, और उसके बाद अगर सेव भी होना है तो आपको सारे प्रोटेक्शन लेने हैं ताकि वो डाटा किसी भी तरीके से हैक नहीं हो सके और ना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी रीड किए जा सके। तो ये कहीं उसके यूजर्स राइट है एक तरीके से कि भाई राइट टू एक्सेस है। अगर वो चाहता है कि जितने टाइम
के बाद डिलीट हो जाए, जैसे रिज्यूम अगर अपलोड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो रिज्यूम को भी डिलीट करवा सकता है कुछ टाइम के बाद। ये तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करके बतानी है। सारे यूज़र्स को राइट दिए गए हैं कि भाई आप अपना राइट अपने पास रखिए और इन सब के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशंस को भी सू कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को बताने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जीडीपीआर रूल्स और लॉस लाए गए थे, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं फॉलो करते तो इसका मतलब वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और उसके ऊपर फाइन होने के बहुत चांसेस हैं और आई मीन मे बी हो सकता है कुछ समय बाद वो बंद भी हो जाए, ठीक है? तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज मेल मी, व्हाट्सएप मी, आई वुड लव टू आंसर यू ऑल।